नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित प्रैक्टिस पेपर 16 में। आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और सीरियल के तहत ये 16वां पेपर है और रियल में भी वही है। 14-15 को अभी छोड़ा जा रहा है ताकि जो बीच में 2 पेपर करवाए गए हैं उनकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, तो अभी ये ऐसे ही चलेगा और जब उनकी बारी आएगी तब बीच में 14-15 करवा दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सभी साथी एक पेन पेपर रखें और मेरे बताने से पहले प्रश्न का उत्तर आप लगाएं। लास्ट में काउंट करके अपना स्कोर अवश्य शेयर करें, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। और जो साथी अपनी तैयारी ढीली कर दिए हैं उनको मैं बता दूं, पेपर जून और जुलाई में ही होगा। तैयारी को ढीला न करें, अंतिम रूप देते हुए पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि जब परीक्षा आएगी तब मन में यही आएगा कि अचानक परीक्षा हो गई और 1 महीना और मिल जाता, तो ये नौबत ना आए। तैयारी जारी रखिए। पहला प्रश्न है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इन पंक्तियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो प्रगतिवादी प्रवृत्ति है इनकी। बी ऑप्शन सही है। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीन के समर को जी या खुद मर के। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीन के समर को जी या की खुद मर के। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? दिनकर, त्रिलोचन, निराला, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। ए ऑप्शन सही है। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, यह पंक्ति किसकी है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, दिनकर, अज्ञेय। ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। बी ऑप्शन सही है। राधा बनकर धरती नाची। राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख कृषक संवरिया। पंक्तियों के रचयिता कौन है? राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख कृषक संवरिया। पंक्ति के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र, प्रभात, त्रिलोचन शास्त्री। इतने केदारनाथ आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखें कि ये अग्रवाल जी की पंक्ति है। नई कविता वैविध्यमय। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जगदीश गुप्त, मुक्तिबोध। तो ये जगदीश गुप्त की पंक्तियां हैं, नहीं मुक्तिबोध की हैं। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यह कथन मुक्तिबोध जी का है। डी ऑप्शन सही है। उर्वशी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? उर्वशी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 6, 8, 5, 12। कई बार ज़्यादा तेज बोलने के चक्कर में गलत भी हो जाता है, आराम से चलेंगे। उर्वशी महाकाव्य में कुल 5 सर्ग हैं। 7वां प्रश्न है, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भगीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो ये भगीरथ मिश्र का कथन है। बी ऑप्शन सही है। उनका मानना है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा।
रीतकालीन काव्य नारी विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतकालीन काव्य नारी विलास का एक उपकरण मात्र है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी, भगीरथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, रीतकालीन काव्य नारी विलास का एक उपकरण मात्र है। 9वां प्रश्न है, भक्तिकाल की वेगवती धारा को रीतिपथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था, यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। 10वां प्रश्न है, भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। रीतकालीन कवियों के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक अवधारणा थी, आवश्यकता थी। रीतकालीन कवियों के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, ए ऑप्शन सही है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, यह कथन किस आलोचक का है? भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी का ये कथन है। 12वां प्रश्न है, मंगल बिंदु सुरंग मुख, मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आई गुरु, एक नारी लही समरसमय किए लोचन जगत, इन काव्य पंक्तियों में बिहारी की किस जानकारी का बोध होता है? मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आई गुरु, एक नारी लही समरसमय किए लोचन जगत, इन काव्य पंक्तियों में बिहारी की किस जानकारी का बोध होता है? ज्योतिष शास्त्र का बोध होता है। सी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है, इक लोहा पूजा में राखत, इक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पंथ किस कवि की है? सूरदास की है। सी ऑप्शन सही है। विनय की कितनी भूमिकाएं हैं? विनय की कितनी भूमिकाएं हैं? 7 भूमिकाएं हैं। कौन सी आसक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है? कौन सी आसक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है? स्वरूपासक्ति, लीलाशक्ति, कांताशक्ति, भावाशक्ति। तो ये कांताशक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है, बाकी ये सभी पुष्टि मार्ग की हैं। 16वां प्रश्न है, भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा है? भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। ये ऑप्शन सही है। उसमें जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? उसमें जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है।
यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? राम कुमार वर्मा का है। ए ऑप्शन सही है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्मनेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्मनेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे महान धर्मनेता माना है। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन हजारी प्रसाद जी का है। 20वां प्रश्न है, राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इतना खुले शब्दों में नागार्जुन जी ही लिखते थे। ए ऑप्शन सही है। द्वितीय भारतेंदु किसे कहा गया है? द्वितीय भारतेंदु किसे कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है। सी ऑप्शन सही है। पेपरवेट नामक रचनाकार, पेपरवेट नाटक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पेपरवेट नाटक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? रमेश उपाध्याय का नाटक है। डी ऑप्शन सही है। किरण नरेंद्र और योगीश्वर, किरण नरेंद्र और योगीश्वर किस कहानी के पात्र हैं? कानों में कंगना के हैं। डी ऑप्शन सही है। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। कहानी का राय और कहानीकार। कहानी का राय नहीं, कहानी का नाम होना चाहिए यहाँ पे। बयान कमलेश्वर की कहानी है। जिंदगी और जोंक अमरकांत, छुट्टी का एक दिन, उषा प्रियंवदा, नीलगाय की आंखें नमिता सिंह। नीलगाय की आंखें नमिता सिंह। 3, 4, 1, 2। बी ऑप्शन सही है। इनमें से हिंदी की पहली कहानी आचार्य शुक्ल ने कौन सी मानी है? इनमें से हिंदी की पहली कहानी आचार्य शुक्ल ने कौन सी मानी है? ऐसे मानिए, राय इंद याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती। ये सभी किसी न किसी ने मानी है, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसे ऐसे याद रखें। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है। शिवपालगंज का संबंध हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास से है? शिवपालगंज का संबंध हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास से है? राग दरबारी से है। शिवपालगंज राग दरबारी। मैला आंचल में किस गांव का चित्रण हुआ है? आप लोग कमेंट करेंगे। 28वां प्रश्न है, उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक हैं। देखिए पूछा जाता है, मैंने इसको पोल में डाला था, पोस्ट वाले में, यूट्यूब में, तो किसी एक साथी ने लिखा था कि उसने नहीं कहा था नहीं होगा, उसने कहा था कि गुलेरी जी हैं। बिल्कुल उसने कहा था कि कहानी के लेखक गुलेरी जी हैं, लेकिन उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी की कहानी है। ध्यान रखें, यदि आपको उसने नहीं का नहीं दिखा तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नीला चांद, नीला चांद इनमें से किसका उपन्यास है? तो उपन्यास पर 300 प्रश्न मैंने कराए हैं। उपन्यास के प्रश्न तो अब नहीं गलत होंगे। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। सी ऑप्शन सही है। 31वां प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत कहानी का कथ्य क्या है? दिल्ली में एक मौत कहानी का कथ्य पूछा गया है। विकल्पों में चलते हैं। महानगरी जीवन, स्त्री पुरुष संबंध, समाज पर बढ़ता आर्थिक बोझ। तो दिल्ली में एक मौत वैसे भी महानगर है, मेट्रो सिटी है, तो वहाँ का जीवन कैसा है उसी का चित्रण किया गया है।
ए ऑप्शन सही है। परिंदे कहानी की नायिका कौन है? परिंदे कहानी कहानी पर अभी 100 या 200 प्रश्न हुए हैं। खूब बताया मैंने। निर्मल वर्मा की है और मिस लतिका इसकी महत्वपूर्ण पात्र है। 33वां प्रश्न है, इन कहानियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन कहानियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सुखमय जीवन, बड़े घर की बेटी, जानवी, अहम ब्रह्मास्मि। सुखमय जीवन, बड़े घर की बेटी, जानवी, अहम ब्रह्मास्मि। सुखमय जीवन, बड़े घर की बेटी, जानवी, अहम ब्रह्मास्मि। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पहली कहानी है उनकी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, हीरे का हार, हीरे का हीरा, ऐसा कुछ है। उनकी अधूरी कहानी मानी जाती है। तो यहाँ पर ये इनका आरोही क्रम है। इन आलोचकों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आलोचकों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। बी ऑप्शन सही है। साधारणीकरण सिद्धांत की परिकल्पना किसकी व्याख्या करते समय की गई? साधारणीकरण सिद्धांत की परिकल्पना किसकी व्याख्या करते समय की गई? रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत या रीति सिद्धांत? रस निष्पत्ति के समय साधारणीकरण सिद्धांत की परिकल्पना की गई। ए ऑप्शन सही है। 36वां प्रश्न है, सुमेलित करने वाला है। सूची 1 और सूची 2। औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। विखंडनवाद आपको पता होगा, दरिद्र टाइप का आदमी विखंडन करेगा। अव्यंजनावाद क्रोचे। 4, 3, 1, 2। बी ऑप्शन सही है। कौन सा गुण समालोचक में होना चाहिए? कौन सा गुण समालोचक में होना चाहिए? प्रखर मेधा होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए या ये सभी होने चाहिए? तो ये सभी होने चाहिए। निष्पक्षता जरूर है। शुक्ल जी की तरह ऐसा नहीं हो कि तुलसीदास जी, कबीरदास ने, तो ऐसा ना हो। निष्पक्षता होनी चाहिए, जातीयता नहीं होनी चाहिए। 38वां प्रश्न है, साधारणीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। साधारणीकरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कवि का लोकधर्मी व्यक्तित्व, सहृदय सामाजिक, भाषा का भावमय प्रयोग, ये सभी। साधारणीकरण के लिए ये सभी आवश्यक तत्व हैं। डी ऑप्शन सही है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलम्बन का साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास सहृदय चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। आचार्य शुक्ल ने ऐसा कुछ नहीं माना है। आलम्बन का साधारणीकरण नहीं, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। 40वां प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन पाठक की दृष्टि से माने हैं? पाठक की दृष्टि से माने हैं 4, 6, 8, 5। तो 4 माने हैं। ए ऑप्शन सही है। शिवेतर रक्षते का संबंध है। शिवेतर रक्षते का संबंध है काव्य प्रयोजनों से। शिवेतर रक्षते का संबंध है काव्य प्रयोजन से। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। रीति, वामन, मार्ग, कुंतक, पद संघटना, आनंदवर्धन, वृत्ति, मम्मट। 2, 3, 4, 1।
बी ऑप्शन सही है। ध्यान रहे जब मैचिंग वाले लगाएं तो कम से कम जब तक 2 ना कन्फर्म 3 ना कन्फर्म हो तब तक, क्योंकि कई बार 5 भी दिए रहते हैं, तब तक इनके भरोसे आप लोग न रहें। क्योंकि ये देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर ये बी और सी आपको कन्फर्म नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। भट्ट लोल्लट ने। ए ऑप्शन सही है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देता है कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे। इन पंक्तियों में बाज और हंस किसके प्रतीक हैं? पुरुष नारी के हैं। ए ऑप्शन सही है। साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। यह कथन अंग्रेजी का है। ए ऑप्शन सही है। साहित्यकार को क्रियाशीलता का नारद किस साहित्यकार ने किस रचना में कहा है? साहित्यकार को क्रियाशीलता का नारद किस साहित्यकार ने किस रचना में कहा है? अज्ञे ने शेखर एक जीवनी में कहा है। बी ऑप्शन सही है। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। शशि शेखर एक जीवनी में पात्र हैं। सावित्री आधे अधूरे पात्र हैं। झुनिया गोदान की हैं और अलका चंद्रगुप्त की पात्र हैं। 3 1 4 2। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 48वां प्रश्न है, यहाँ पर भी मिलान करना है। 47 प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें ये बताती है कि आपको क्या समस्या है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आप साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरी अपडेट प्रतिदिन दी जाती है और परीक्षा से पहले, पीजीटी की परीक्षा से पहले ये पेपर आपको करा दिए जाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 जो चल रही थी उसे बहुत तेज़ी से कवर किया जाए, ताकि परीक्षा से पहले उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और गद्य विधाओं में कल नाटक का दूसरा पेपर करवाया जाएगा। नाटक पर भी 300 प्रश्न हैं, 300 या 325 प्रश्न हैं। तो कंप्लेन आप लोगों की रहती है कि याद नहीं होते हैं, बार बार पढ़िए, बिल्कुल याद होगा। 48वां प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। कवि का नाम और दीक्षा गुरु हैं। तो कबीर के दीक्षा गुरु कौन है? रामानंद है। जायसी तुलसी के मिला लेते हैं नरहरिदास। सूरदास वल्लभाचार्य। जायसी सैयद अशरफ। तो यहाँ पर 2 3 4 1। बी ऑप्शन सही है। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। आरोही अवरोही का ध्यान रखिएगा। आरोही मतलब पहले जो पैदा हुआ है और सबसे लास्ट में वो आएगा जो सबसे बाद में पैदा हुआ है। अवरोही में इसका विपरीत हो जाएगा। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ का नाम और भाषा। तो बीजक सदुक्कड़ी भाषा में ही रहेगा। तीसरा, रामचरितमानस साहित्यिक अवधि या परिनिष्ठित अवधि। पद्मावत सूरसागर ब्रजभाषा। पद्मावत ठेठ ग्रामीण अवधि। पद्मावत ठेठ ग्रामीण अवधि। 3 4 2 1। यहाँ पर बी ऑप्शन
सही है। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। 51वां प्रश्न भी मैचिंग वाला है। तुलसीदास कबीर निर्गुण ब्रह्म, कवि और ब्रह्म का स्वरूप कौन कैसा मानता है? कबीर ने क्या माना है? सब कुछ निर्गुण है। जायसी क्या मानते हैं? एकेश्वरवाद। सूरदास श्री कृष्ण, तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 2 4 1 3। पहला ही विकल्प सही है। विनय पत्रिका के पदों की संख्या है। विनय पत्रिका के पदों की संख्या है 279। 53वां प्रश्न है। न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं, लला इन बोलन की, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं, लला इन बोलन की, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह कवितावली से है। ए ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रचना पसारी है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को काल रचना पसारी है में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? भयानक रस की हुई। रस पर आधारित 100 प्रश्न, रस छंद अलंकार सब पूरे हो चुके हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, रस छंद अलंकार परीक्षा से पहले एक बार अवश्य पढ़ के जाइए। प्रश्न वहीं से आपको मिलेंगे और गलतियां होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? गीतावली की रचना अवधि में हुई है। तो आपको जब एक कराया गया था भक्ति काल, तो वहाँ पर बताया गया था जिनमें वली लगा हो तो वो सब ब्रज भाषा में है, जितने में वली लगा हो तो अवधि में नहीं होगा, और राम और मंगल लगा हो तो वो अवधि में होगा। तो यही कथन असत्य है। बाकी विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है, बिल्कुल सही बात है। तुलसी की ब्रज भाषा और अवधि पर समान अधिकार था, ये भी बात सही है। रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा है, ये भी सही है। सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना है? सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर बी भट्टाचार्य जी ने माना है। ए ऑप्शन सही है। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आ ई उ ए ओ ह्रस्व, ये ह्रस्व, ये बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए ओ दीर्घ स्वर थे। अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। री लिखा तो जाता है परंतु इसका उच्चारण री होता है, ये भी बात सही है। री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था, ये भी सही है। तो अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, ये बात गलत है। भाषाओं की जब प्रवृत्ति आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भाषा से संबंधित 200 प्रश्न मैंने कराए हैं, वहाँ पर ये प्रश्न आया है अपभ्रंश उकार बहुला है। 58वां प्रश्न है। ब्रज भाषा अवधि आदि में जो मनु मन कारणु कारण अंगु अंग चलु चल आदि रूप मिलते हैं, वे निम्नलिखित में से किसकी देन है? ये देखिए अगला ही प्रश्न है उकार बहुला, ये किसकी देन है? जैसे अंग को अंग नहीं कहेंगे अंगु, चल को चलु कह देते हैं, कारण को कारणु, मन को मनु। तो ये सब अपभ्रंश की देन है, क्योंकि वो उकार बहुला बोली है, उकार बहुला बोली है अपभ्रंश। अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य है? अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य है? टा वर्ग का बाहुल्य है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? तो वो राजशेखर जी हैं। उन्होंने
प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा माना है। 61वां प्रश्न है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतवाम प्राकृतम निम्नलिखित में से किसने कहा है? हेमचंद जी का ये कथन है। डी ऑप्शन सही है। गौड़ बहो किसकी रचना है? गौड़ बहो वाक्पतिराज की रचना है। ए ऑप्शन सही है। प्राकृत की किस अवस्था को अभ्रंश या अवहट्ठ कहा जाता है? प्राकृत की किस अवस्था को अभ्रंश या अवहट्ठ कहा जाता है? तो प्राकृत की तृतीय अवस्था को अभ्रंश या अवहट्ठ कहा जाता है। हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो का के बाद छा आता है। का के बाद क्या है? डिक्शनरी में हिंदी शब्दकोश, जब हिंदी शब्दकोश की बात आए तो अगर आपको ना समझ में आता हो तो आज ही कबूतर, खरगोश, क्षमा, छतरी और ये सब मतलब ये मात्र 3-4 शब्द हैं, इनको आप सेव करिए तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरे नंबर पे आएगा। और यहाँ पर हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले क्षमा आएगा, उसके बाद द्वार आएगा, फिर पकवान आएगा, फिर त्राटक आएगा। तो यहाँ पर शब्दकोश में सबसे पहले क्षमा आएगा। डी ऑप्शन सही है। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? उत्शिष्ट है, व्यंजन संधि है। सी ऑप्शन सही है। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वृद्धि संधि में मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। तो विकल्पों को देखिए, सभी में मात्राओं में वृद्धि है, यहाँ सभी में वृद्धि संधि है। लेकिन पवित्र एक ऐसा शब्द है जिसमें पोधन, इत्र, पवित्र, अव की यहाँ पर आय आय अव आओ हो, वहाँ पर अयादि संधि होती है। संधि वाले में कराया गया लगभग 170 की 200 प्रश्न कराए जा चुके हैं। तो पवित्र में अयादि संधि होगी, वृद्धि नहीं। जेब कतरा 67वां प्रश्न है, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब को कतरने वाला कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, जेब को कतरने वाला कर्म तत्पुरुष समास है यहाँ पर। डी ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है। अन उदात्त, अन उर्वर, तो यहाँ पर अनु नहीं अन है। अनु अय, अनुशासन, अन्वेषण, अनुएषण, अनुभव, अनुराग, अनुचर, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग नहीं है, अन है। ए ऑप्शन सही है। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय किस में नहीं है? दानव में नहीं है। कृत प्रत्यय के उदाहरण आपको बता दिए जाएंगे जब संस्कृत के टेस्ट कराए जाएंगे। मिनिमम 300, मैक्सिमम 500, 500 प्रश्न अधिकतम कराए जाएंगे। जैसे काव्य शास्त्र में उम्मीद है कि अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। अंतिम 100 प्रश्न है, परीक्षा से पहले करवा देंगे। पीजीटी और नेट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी देने जा रहे हैं तो शुरू के 400 प्रश्न काफ़ी हैं काव्य शास्त्र में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? दुकुल वसन पर्यायवाची हैं। कच्छ कुंतल, गगन शून्य, तट मंदार, तो तट और मंदार ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। गगन शून्य, कच्छ कुंतल, दुकुल वसन। 71वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? इनमें से किस विकल्प के
सही विलोम शब्द नहीं है। ईप्सित अनीप्सित होता है, अभीप्सित नहीं। उर्वर अनुर्वर, भीरु निर्भीक, श्वेत श्याम। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऊर्ध्व, आध्यात्मिक, श्रृंगार, केंद्रीय, व्यावसायिक, शुद्धिकरण, सन्यासी, मृत्युपरांत। सभी में कुछ न कुछ अशुद्धियां हैं, व्यावसायिक और शुद्धिकरण को छोड़कर। सी ऑप्शन सही है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तदुपरांत और प्रकृति, सदोपदेश, निष्कपटी, निरपराध, पत्नी, निरनुनासिक, प्रतीक्षा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, कालचक्र के पहियों से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये एक ऐसी सीरीज है जहाँ पर आप समग्रता पाएंगे, एक रियल पेपर की तरह आपको एहसास होगा। सभी प्रश्नों को, संपूर्ण साहित्य को, व्याकरण को, संस्कृत को, सबको समाहित किया गया है। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप वास्तविकता का अनुभव करेंगे। ये एक ऐसे प्रश्न हैं। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। वह अपनी ससुराल गया है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले हैं। उनकी अपेक्षा सबसे अधिक क्या वाक्य है? तो ये तीनों सही हैं, डी को छोड़कर। अद्य आद्य, अद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? तो अद्य का अर्थ आज है और आद्य मतलब प्रथम। ए ऑप्शन सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल, प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया है? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल का नाम दिया है। चारण काल एक लोग और नाम दिए हैं, वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और संधि काल, चारण काल दोनों नाम दिए हैं राम कुमार वर्मा ने। 78वां प्रश्न है, आदिकाल के नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? हठ योग की बात हो रही है। नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। तो कबीर में हुआ आगे चलकर। 79 है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। ए ऑप्शन सही है। 80 नंबर प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को
प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो कर्नल टाड है, जो नागरिक पिचाणी सभा काशी से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं, वो हैं कर्नल टाड। 81 नंबर प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य है ये, शालिभद्र सूरी की रचना है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अभियुक्त है। सी ऑप्शन सही है। पाप करने पर पाप या दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, पाप करने पर जैसे किसी ने पाप कर लिया है और दोष मुक्त होने के लिए जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पश्चाताप कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? सूर्य, कोई भी शब्द मतलब एक जरूर होगा और होना हो, लेकिन मतलब एक जरूर होगा। जैसे यहाँ सूर्य है, स्फटिक, प्रकाश, किरण, अग्नि, तीनों में है, परंतु कामदेव या घी अर्क शब्द का अर्थबोधक नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 85 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेच्छा, सप्ताह, शताब्दी, इनमें ये दोनों, त्रिलोचन 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष, तो त्रिलोचन 24, त्रिलोचन बहुब्रीहि समास है। सप्ताह और शताब्दी में ही द्विगु समास है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 86 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ताज आंखों देखी, रिपोर्ताज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। रिपोर्ताज विधा की बात हो रही है, तो ये सही है। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, ये भी सही बात है। रिपोर्ताज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्ताज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। अगर कथा तत्व नहीं होगा तो कोई क्यों पढ़ेगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? डायरी लेखन के संबंध में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। यदि व्यक्ति ही निरपेक्ष हो जाएगा तो फिर लिखने का मतलब क्या रह जाएगा? यही सुसंगत नहीं है। अन्य विकल्पों को देखते हैं। इसमें तात्कालिक संवेदना भावों की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, होती तो है। डायरी लोग भर के रखते हैं और तुरंत लिख देते हैं, आज मेरे साथ ये हुआ। हालांकि जब आप डायरी पढ़ेंगे साहित्यिक दृष्टि से तो वहाँ पर ये नहीं मिलेगा, किसी अन्य भाव से मिलेगा, अन्य तरीके से मिलेगा। इस तरह से नहीं मिलेगा कि आज मैंने उसको 2 घूंसे मारे। इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, कहाँ पर क्या हुआ। इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति दी जाती है। ये तीनों सही हैं डायरी के संबंध में, परंतु पहला विकल्प जो व्यक्ति निरपेक्षता से संबंधित है तो ये गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सुसंगत नहीं है। अट्ठासी नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है? शिलांकित की बात आए तो राउल वेल है, जो कि रोड़ा द्वारा रचित है। डी ऑप्शन सही है। 89 है, खेती न किसान को
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिकों को बनिज न चाकर कुचाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तुलसीदास की ये पंक्तियाँ उनकी किस रचना से हैं? तो कवितावली से हैं। और ये जो धुन होती है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, ये जो धुन होती है ये कवित्व में इस्तेमाल की जाती है। जब पढ़ने में इस धुन का प्रयोग किया जाए तो सिंपल सा तरीका है कवित्व को पहचानने का। 90 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। तो मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। डी ऑप्शन सही है। 91 है, किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? गिरा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वांग्मयी, सुरभि, वीणा पाड़ी, शारदा, भारती। तो वीणा पाड़ी तो है, परंतु सुरभि गाय का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन सही है। 92 है, कोड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? कोड़ी क्या है? कोड़ी तो हम भी नहीं जानते हैं। 20 का समूह और एक समुद्री जीव का खोल। समुद्री जीव का खोल है कौड़ी। आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा कुछ होता है और उसके अंदर एक कीड़ा रहता है, निकल जाता है, उसी का खोल होता है। दीपावली में दिए में डालकर जलाया जाता है। आजकल सजावट वगैरह में भी लोग प्रयोग करते हैं। गणेश जी बनाते हैं तो उनकी आंखें बना देते हैं, वही कौड़ी होती है। 20 का समूह कौड़ी और एक समुद्री जीव का खोल कौड़ी। 93 है, किसी साथी को अगर कौड़ी शब्द पता हो, कौड़ी क्या है कौड़ी, तो ज़रूर बताएं। 93 है, स्थापना ए, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिता से न बचा सके। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिता से न बचा सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। तर्क आर, साहित्य मानव मूल्यों का पक्षधर होता है। वह नैतिकता, सदाचार, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण को प्रश्रय देता है। उक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों सही हैं। स्थापना और तर्क, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिता से न बचा सके, उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। क्योंकि जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें तो तर्क जहाँ पर आ जाए तो ये वाक्य लीजिए, फिर उसके बाद लगाइए क्योंकि साहित्य मानव मूल्यों का पक्षधर होता है। वह नैतिकता, सदाचार, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण को प्रश्रय देता है। उक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों को हल करने का तरीका समझ में आया होगा। यही तरीका होता है स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्नों को हल करने का। आगे चलते हैं। 94 है, नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है। नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है, गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? गोविंदी का खन्ना से, मालती का मेहता से, धनिया का होरी से, झुनिया का गोबर से। तो नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है, तो गांव में तो होने से रहा और ये मालती ने मेहता से कहा है। बी ऑप्शन सही है।
95 है स्थापना और तर्क वाला। सूरदास की साहित्य लहरी में रीति विवेचन एक सीमा तक हुआ है। सूरदास की साहित्य लहरी में रीति विवेचन एक सीमा तक हुआ है, क्योंकि नंददास की रसमंजरी और कृपाराम की हितरंगड़ी भले ही भक्ति काल के ग्रंथ हैं, पर इनमें रीति विवेचन की प्रवृत्ति है। तो ये दोनों सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 96 है प्रणयिनी परिणय किसका उपन्यास है? प्रणयिनी परिणय किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। डी ऑप्शन सही है। 97 है पीयूष प्रवाह के संपादक कौन थे? पीयूष प्रवाह के संपादक थे अंबिका दत्त व्यास। ए ऑप्शन सही है। 98 है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये राजा की उपाधि इसलिए इनको दी जाती थी, चाहे सितारे हिंद हो चाहे लक्ष्मण सिंह हो, क्योंकि अंग्रेज़ों के बहुत कृपा पात्र थे, उन्हीं के लिए काम करते थे। 99 है जैसे आजकल देखते हैं किसी को भी उठाकर दे दिया जाता है, ज्ञानपीठ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी भारत रत्न दे दिया। जैसे आज ही न्यूज़ में आया है कि रवि किशन जी को कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सी योग्यता थे उनमें जो उन्हें वो पुरस्कार दिया जा रहा है? उसी तरह वहाँ तब भी जो है सम्मान दे देते थे लोग। निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? ये सिर्फ समझाने के लिए है, अन्यथा न ले कि इनको ये पूछा जाए कि राजा राजा क्यों लगा है। जैसे आजकल मिल रहे हैं कृपा पात्र अधिक होने पर, तो वैसे ही तब भी मिलता था। निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी माना जाता है। बी ऑप्शन सही है। रति कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता कौन है? खड़ग बहादुर मल्ल है। 100 प्रश्न पूरे हुए, 25 प्रश्न और बाकी हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुँह मुहासे। गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? जासूसी उपन्यास लिखे हैं। गाजीपुर के गहमर नामक गांव से हैं। इन्होंने गहमर नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। तो गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? रोमानी है। ठाकुर जगमोहन सिंह का है। तो इसको याद करने के लिए बताया गया था शायद कुछ कि श्यामा का स्वप्न जग को मोहने वाला है, ऐसे आपको याद रहेगा। 104 प्रश्न। 104 तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त देवकीनंदन खत्री थे। ए ऑप्शन सही है। 105वां प्रश्न। जहां अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोध होता है। जहां अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। 20 ऑप्शन सही है। ये काव्य शास्त्र का जो दूसरा पेपर है सीरीज में देख लीजिएगा, काव्य शास्त्र 2 नाम से पढ़ा हुआ है। उसमें शब्द शक्ति से संबंधित करीब 40 से 50 प्रश्न हैं।
उसके बाहर प्रश्न नहीं आएंगे और उसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे जो शब्द शक्तियों से संबंधित हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना सबके खूब उदाहरण दिए गए हैं और अच्छे से समझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो वो वामन है, भामा, दंडी, उद्भट, ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं। भादव अलंकारवादी, ऐसे आप याद रखें। वामन नहीं आएंगे इस सीरीज में, यही तीनों हैं। 107वां प्रश्न है, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? एक ही में 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए गए। शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग और ध्वनि क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, तो वो मम्मट है। बी ऑप्शन सही है। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है? तो जनश्रुति के आधार पर नंदिकेश्वर है, अन्यथा भरत मुनि है। भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? शांत को रस नहीं माना है, तो इसलिए 8 रसों की संख्या मानी है। 8 रस भरत मुनि ने माने हैं। 110वां प्रश्न है, कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं? कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। ए ऑप्शन सही है। 111वां प्रश्न है, सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार? सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? केशव प्रसाद मिश्र हैं। ए ऑप्शन सही है। काव्यशास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काव्यशास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? वामन ने किया है। बी ऑप्शन सही है। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 114 नंबर, स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण कहलाते हैं? स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही है। साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूति को की ओर इंगित किया? स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले 115वां प्रश्न है, साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूति की ओर इंगित किया? किसने किया? विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, भट्टलोल्लट, धनंजय। धनंजय ने किया, 10 रूपक वाले। डी ऑप्शन सही है। भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र। भावक या पाठक का साधारणीकरण श्याम सुंदर दास ने माना है। बी ऑप्शन सही है। साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं? साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। ए ऑप्शन सही है। मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा है। मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। बी ऑप्शन सही है। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक पहली 119वां है। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है और ये पहली आत्मकथा भी मानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद गुप्त हैं। बी ऑप्शन सही है। रामा रेखा चित्र के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये अतीत के चलचित्र में संकलित है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। किस पत्रिका का आत्मकथांक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता था? हंस का। ए ऑप्शन सही है। मेरी आत्मकहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है के लेखक कौन है? मेरी आत्मकहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है श्याम सुंदर दास की। मेरी आत्मकहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। 124वां प्रश्न है, नंदुलारे वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में हुई है? नंदुलारे वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में हुई है? तो छायावाद। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? राजबली पांडे हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे। कल हम लोग नाटक पर पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर 17 या नाटक भाग 2 पढ़ेंगे। सीरियल से रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि दिक्कत पहले भी नहीं थी। 30 पेपर की बात हुई है, 30 पेपर आपको कराए जाएंगे। अच्छे से पढ़ें साथियों। बिल्कुल अपना कमेंट ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी असली पूंजी है और वही हमें आगे ले जाएगी। सभी साथियों से निवेदन है कि अपने हिंदी साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।